Hello friends, I, Sister Srivastava from Fortium Tech team, welcome you all to our YouTube channel. Today in this session we have with us Mr. Himanshu Verma, who has secured All India Rank 1 in Instrumentation Engineering and All India Rank 62 in Electrical Engineering in GATE 2021. First of all, congratulations sir. Thank you, ma'am. Sir, can you please introduce yourself to our viewers? As you said, I got the ranks in both the papers, and instrumentation was my second choice. So this starting this year, we could fill two papers in GATE. So electrical engineering as first paper and instrumentation as second paper. And apart from that, I was also preparing for other exams. So I also got final offer from Coal India Limited, and apart from that, I was also preparing for engineering services, in which I missed the final list by a few marks. तो सर आपने जब अपना रिजल्ट देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने मतलब एक्सपेक्ट किया था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी आपकी? मैम एक्चुअली रिजल्ट देखा नहीं था, रिजल्ट सुना था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे सबको कॉल कर रहे थे डायरेक्टर सर, तो ये बात पता चल गई थी इवनिंग में कि जो जिन लोग का फर्स्ट रैंक है उनको कॉल आ रहा है। तो मुझे वही वेट था कि शायद मतलब कॉल आएगा, क्योंकि रैंक प्रिडिक्टर में मतलब फर्स्ट रैंक शो हो रहा था। तो पर आई वाज नॉट श्योर कि मतलब एक्चुअली रैंक 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो नाइट टाइम में ऑलमोस्ट डायरेक्टर सर का कॉल आया, तो उस समय अंडरस्टूड कि अगर बॉम्बे से कॉल आया तो आई थिंक इट मस्ट बी अबाउट द गेट रिजल्ट। एंड फिर मैंने घर पे बताया और सब बहुत खुश हुए। तो आपने दो पेपर से दिया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, दोनों में आपकी रैंक अच्छी आई, तो आप दोनों कैसे प्रिपेयर कर लेते थे? एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन इंजीनियरिंग सर्विस और गेट की स्टार्ट करी थी। तो 2018 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, और उसके बाद मतलब ये जर्नी कंटिन्यू हुई, और इस साल फर्स्ट टाइम ये मतलब ऑप्शन आया था कि दो पेपर्स भर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का जब मैंने सिलेबस देखा, तो वो ईएससी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस से काफ़ी मैचिंग था, थोड़ा सा पार्ट्स अलग थे। तो इसलिए मतलब कुछ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल गेट में नहीं है बट इलेक्ट्रिकल ईएससी में है, तो वो सब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके थे इस टाइम पे। जैसे कम्युनिकेशंस हो गया, और कुछ इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक हो गया, और जैसे अब तो माइक्रो प्रोसेसर भी इवन गेट इलेक्ट्रिकल से हट चुका है, तो ईएससी में पर अभी भी है। तो उस तरह के कुछ टॉपिक्स थे। अच्छा, तो आपने लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कब की? मतलब आप स्टार्ट कब की और कोई स्ट्रेटजी के साथ ही आपने स्टार्ट किया था उसे? मैंने प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट करी थी आफ्टर कॉलेज। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी दिल्ली में, और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस मेंस के लिए भी एक कोचिंग ज्वाइन करी थी सेम। और उसके बाद फिर मैं घर पे रह के प्रिपेयर कर रहा था। स्ट्रैटेजी मेरा यही था कि मेनली मैं प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करता था एग्ज़ाम का पैटर्न जानने के लिए, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे गेट में सेम क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट एक एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाता है कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। वो भी थोड़ा जैसे हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। फिर जब प्रीवियस ईयर करते हैं तो पता चलता है कि इसमें से ये पूछा गया, तो फिर हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं ऐसे। तो सर आप बता सकते हैं आपने मतलब कोचिंग मटेरियल ज्यादा प्रेफर की या फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन के टाइम पे? मैंने कोचिंग मटेरियल सच जो प्रिंटेड बुक्स होती है वो तो प्रेफर नहीं करी थी। मैंने कोचिंग के नोट्स प्रेफर करे थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। एंड स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्दो अगर कोई कर सकता है, किसी के पास टाइम है और उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो मैं रिकमेंड तो करूँगा स्टैंडर्ड बुक्स। बट प्रॉब्लम वही होता है कि प्रिपरेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ करने होते हैं और टाइम थोड़ा कम होता है। प्लस साथ में अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो भी हमें मतलब थोड़ा कंसोलिडेटेड फॉर्म में चाहिए होता है कुछ, तो वो प्रिपेयर हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करता है और नोट्स बनाता है तो आई थिंक वो सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी जगह से मतलब एग्रीगेट करके और प्रोवाइड करते हैं। वो लोग भी मतलब बुक से ही पढ़ के बताते हैं। तो आई थिंक कोचिंग नोट्स बेटर रहता है।
और टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कई लोग होते हैं कि एक टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, कई लोग कई सारी अलग अलग कोचिंग से करते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैम टेस्ट सीरीज गेट में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम्म, क्वेश्चंस में जो हम मतलब मिस्टेक करते हैं टाइम डिपेंडेंट, जैसे हम्म, अगर मैं सेम क्वेश्चन आराम से प्रीवियस ईयर में कर रहा हूँ तो मुझसे वो प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, बट जब एक प्रेशर होता है टाइम वाला तो कुछ मिस्टेक्स हो हम्म, जाती हैं कैलकुलेशन वाइज। और मतलब कैलकुलेशन वाइज मतलब गेट में वैसे तो कैलकुलेटर होता है, हम्म, बट फिर भी काफ़ी कुछ हमें बाय हैंड ही करना होता है, मतलब सिंप्लीफिकेशन जो करना है उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसके अलावा जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसमें वैल्यूज एंटर करने में और मतलब टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो उसकी हम्म, भी प्रैक्टिस हो जाती है टेस्ट सीरीज में। हम्म, उसके अलावा थोड़ा सा वो फिजिकल कैलकुलेटर से डिफरेंट होता है उसका, मतलब जो फ्लो है एक तरह से, तो वो भी जब हम टेस्ट सीरीज देंगे तो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। और हम्म, उसके भी कुछ वीडियोज होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज का एनालिसिस में मैं काफ़ी टाइम देता था, मतलब इवन टेस्ट सीरीज अगर 1 आवर की है तो हम्म, एनालिसिस में मैं 2 आवर्स तक भी देता था, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल। और उसके लिए मैं बेसिकली ये देखता था कि एक तो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए हैं हम्म, और टॉपिक ऐसा था जो मैंने पढ़ा हुआ है फिर भी अटेम्प्ट नहीं हो पाया तो वो हम्म, देखता था, और जो रॉन्ग होते थे वो देखता था। फिर जो करेक्ट होते थे उनमें से भी मैं टाइम देखता था, जैसे एवरेज टाइम और मेरा टाइम कंपेयर हम्म, करके, तो अगर किसी में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मतलब मैं देखता था कि शायद मेरा मेथड कुछ डिफरेंट है या कुछ गलत, मतलब लॉन्गर मेथड है या ऐसे। हम्म, और अगर टाइम कहीं पे कम लगता था तो उसका भी मतलब ये है कि जो मेथड से मैंने किया है शायद वो थोड़ा बेटर है, या फिर मेरे मतलब प्रैक्टिस अच्छा हो गया इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मतलब वो पता चल जाता है उससे कि हमारा कौन सा टॉपिक कैसा प्रिपेयर हो चुका है। तो आई थिंक जो भी क्वेश्चन है सही है या गलत है, हम्म, दोनों पे ही हमें देखना चाहिए अच्छे से। और टेस्ट सीरीज का मतलब ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मतलब जितने टेस्ट हमने खरीदे हैं वो हमारे सारे यूटिलाइज हो जाए। हम्म, मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए, ऑब्जेक्टिव वो रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर आप सिंगल टेस्ट सीरीज भी लेंगे तो उसमें मतलब टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इतने होते हैं हम्म। कि आप शायद कभी फिनिश ही ना कर पाओ। तो वो ऑब्जेक्टिव मन में नहीं होना चाहिए। और सर, आप डिस्ट्रैक्शंस के बारे में क्या कहेंगे? जैसे सोशल मीडिया कैसे अवॉइड करते थे प्रिपरेशन टाइम पे? जब मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था तो वैसे ही मतलब अपने आप ही डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाता था, क्योंकि हम्म, फ़ोन बैग में रहता था हम्म, और क्लास चल रही होती थी तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी। जैसे करंट सिचुएशन जो है उसमें ऑफलाइन हम्म, क्लासेस पॉसिबल नहीं है, हम्म, तो ऑनलाइन क्लासेस में एक तो ये कर सकते हैं कि डिवाइस अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ हाँ, टाइम के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस करी थी, तो फ़ोन पे ना करके आप लैपटॉप या पीसी पे करें, मतलब वो बेटर है। और उसमें भी मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब साथ में कोई और ऐप ना खोलें, और मतलब क्योंकि हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करेंगे, बट हम्म, एक्चुअली वो कोई भी टास्क नहीं हो पाता है। और उसके अलावा मैं जैसे कुछ ऐप्स हटा देता था, जैसे फेसबुक का आप ऐप हटा दो और हम्म, आपको चलाना है तो फिर आप ब्राउज़र में चला सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, जैसे कुछ गेट के ग्रुप्स होते थे तो उनसे भी हम्म, काफ़ी कुछ बीच बीच में इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। बट जो मैंने नोटिस किया था वो ये था कि नॉइज़ ज़्यादा होता था और इन्फॉर्मेशन कम होता था, तो हम्म, उस हिसाब से उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना। और इंस्टाग्राम का भी आप मतलब अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ऐप हटा सकते हैं, हम्म, उस तरह से सब। उसके अलावा भी मतलब ये सोशल मीडिया ऐप्स हटाने के बाद भी जैसे यूट्यूब पे काफ़ी टाइम स्पेंड होता था, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट्स है वो एक बार चेक कर सकते हैं। उस ऐप में मतलब एक ऑप्शन होता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया, हम्म, तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा आता था। और उसमें मैंने रियलाइज़ करा कि लेक्चर्स में उतना नहीं होता था, वैसे एंटरटेनमेंट वीडियोस देख लिया, ऐसे ही कुछ भी हम्म, चला लिया, पॉडकास्ट चला लिया, उस तरह से टाइम वेस्ट होता था। तो फिर उसको भी मैंने मतलब कंट्रोल करने के लिए उसके लिए और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने फ़ोन को ही मतलब अलग रखना शुरू कर दिया पढ़ते टाइम। हम्म, तो मैंने ऐसे एक टाइम पे ये भी किया था कि जो भी मील होगा उसके कुछ टाइम बाद तक फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब अगर लंच किया तो हम्म, उसके 15 मिनट्स बाद तक फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोन साइड रख के और पढ़ाई पे जा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं मतलब। हम्म। और सर, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन भी रहता है कि आप एग्जाम टाइम पे मतलब एग्जाम जब हो रहा होता है उसको आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं उस टाइम पे? कोई से मतलब आप किसी सेक्शन पे कितना टाइम आप देते हैं? आपकी स्ट्रैटेजी इससे रिलेटेड?
हम ये तो मैंने मतलब ऐसा कुछ बनाया नहीं था स्ट्रेटजी, ये तो कुछ हद तक प्रैक्टिस से आ गया था। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था तो यही हुआ था मेरे साथ कि पेपर इजी था, तो उसमें बेसिकली ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। और उस समय मैं जो मेरा टेस्ट सीरीज और उनसे जो माइंडसेट बना था वो ऐसा नहीं था कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने मतलब लास्ट में टाइम उतना यूटिलाइज नहीं किया और उस वजह से मेरा अच्छा रैंक नहीं आया था। तो अभी जैसे इस साल मैंने गेट में क्या किया था कि क्वेश्चंस जितने बचे और टाइम जितना बचा है, तो मैंने टाइम को नंबर ऑफ क्वेश्चन से बीच बीच में, मतलब हर क्वेश्चन के बाद करेंगे तो वो एक्चुअली वेस्ट होएगा टाइम। बट जैसे आपने 10-20 क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस गेट में काफ़ी होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं और कितना टाइम बचा है। और लगभग 3 से ऊपर अगर वो आ रहा है तो आप फिर भी सेफ साइड में है। बट अगर 3 से कम आ रहा है, 2 के पास जा रहा है, तो फिर आपको मतलब थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। और स्पीड अप में मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैनिक हो गए तो फिर मिस्टेक्स होंगी। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि अब मुझे थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है, और अब मुझे ये भी देखना है कि किसी क्वेश्चन में मैं अटक ना जाऊं। जैसे मतलब मेरे साथ इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में हुआ था कि एक माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन था, जो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा टॉपिक लगता था और वो मेरे से नहीं हो रहा था एग्जाम में। तो उसमें थोड़ा मतलब एक अटैचमेंट हो जाता है आपको कि एक सब्जेक्ट से। तो उसमें उसी तरह के सब्जेक्ट्स में जनरली टाइम वेस्ट होता है, जिनके हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत टाइम दिया है। बट एग्जाम में सपोज क्वेश्चन उस तरह का नहीं है कि वो सॉल्व करने जैसा, या मतलब हमने नहीं पढ़ा है सपोज वो टॉपिक, या हमें नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम में नहीं स्ट्राइक हो रहा है, तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बेनिफिशियल नहीं है, इवन इफ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो वो चीज़ मैंने मतलब कॉन्शियसली ध्यान रखी थी। तो फिर जब मुझे समझ आया कि यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर मैंने स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया था, उस तरह से। सर, हम लोग को ये पता चला कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो आप अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे हमें? मैंने 2011 में एक्चुअली यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। एक मतलब एक कंपटीशन हो रहा था, तो उसके लिए अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना था यूट्यूब पे। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर मैंने मतलब एक हैबिट बना ली थी कि जो भी मैं जैसे कॉलेज में हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट भी बनाते हैं, तो उनका मतलब कुछ समय बाद हमें वो डिसमेंटल करके उनके पार्ट्स रीयूज करने होते हैं उस तरह से। तो इसलिए मैं उनको एक डॉक्यूमेंट करना चाहता था एक तरह से, तो उसके लिए फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था उनका, और वो मैंने अपलोड करना शुरू किया था। और बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था मैंने वीडियो मेकिंग में उतना, मतलब बस मैं एक मतलब बस फ़ोन कैमरा लेके रिकॉर्ड कर लिया उसका वर्किंग, तो वो करता था। फिर उसके बाद अभी प्रिपरेशन के दौरान मैंने थोड़ा और मतलब इम्प्रूवमेंट करके एक नया चैनल स्टार्ट किया था, रोबो जीन्स नाम से। और उसमें मैंने थोड़ा वीडियो मेकिंग में भी ध्यान दिया, मतलब कि जैसे एक लेक्चर टाइप का भी वीडियोस बनाए थे, और कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाए थे, जैसे एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअल हार्डवेयर से, और उसके थ्रू कोई मतलब कॉन्सेप्ट समझने का। तो उस तरह, और फिर मैंने थोड़ा वीडियो मेकिंग पे भी ध्यान दिया था। और ये मैं कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव चैनल रखना थोड़ा टफ है, क्योंकि यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी बहुत डिमांड करता है वो, और साथ ही साथ हमारा प्रिपरेशन भी कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। तो दोनों को बैलेंस करना थोड़ा टफ होता है। तो अगर आप मतलब हॉबी की तरह करें तो बेटर है, बजाय अगर आप मतलब एज अ इनकम सोर्स या फिर एज अ मतलब उस तरह से सोच रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है यूट्यूब में। सर, आपका कोई मैसेज है लास्ट हम लोग का फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि अभी मतलब हार्डवर्क तो हमें करना ही होता है, और मतलब एक बहुत अच्छा मैंने कोट सुना था कि हार्डवर्क टेक्स यू टू अ प्लेस वेयर लक कैन फाइंड यू। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब सिर्फ हार्डवर्क करने से भी ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा वो आए। कभी कभी हो सकता है कि हमने बहुत हार्डवर्क किया और फिर भी रिजल्ट्स फेवर ना कर पाए। बट अगर हम कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट मतलब अलाइव है उस फील्ड में, तो फिर हम उसमें मतलब एक मैराथन के लिए तैयार हो सकते हैं, मतलब उस जर्नी में। और धीरे धीरे अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो एक ना एक दिन मतलब हम लोग वो अचीव कर सकते हैं जो जिसके लिए हमने जर्नी स्टार्ट करी थी। Thank you, sir, for your time. I would थैंक also यू मैम। like to thank our viewers for watching this video till the end. Comment down below if you have any questions, and don't forget to subscribe to our channel
to never miss an update. Thank you. Stay healthy, stay safe.